आज की कहानी है खोल दो। इसके लेखक हैं सआदत हसन मंटो। आइए सुने कहानी। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर को 2 बजे चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, अनेक जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी ज़मीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोली और अपने चारों तरफ मर्दों, औरतों और बच्चों का एक उमड़ता समुद्र देखा तो उसकी सोचने समझने की शक्तियां और भी बूढ़ी हो गई। वह देर तक गंदले आसमान को टकटकी बांधे देखता रहा। यूं तो कैंप में शोर मचा हुआ था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान तो जैसे बंद थे। उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। कोई उसे देखता तो यह ख्याल करता कि वह किसी गहरी नींद में है, मगर ऐसा नहीं था। उसके होशो हवास गायब थे। उसका सारा अस्तित्व शून्य में लटका हुआ था। गंदले आसमान की तरफ बगैर किसी इरादे के देखते देखते सिराजुद्दीन की निगाहें सूरज से टकराई। तेज रोशनी उसके अस्तित्व की रग रग में उतर गई और वह जाग उठा। ऊपर तले उसके दिमाग में कई तस्वीरें दौड़ गई। लूट, आग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। सिराजुद्दीन एकदम उठ खड़ा हुआ और पागलों की तरह उसने चारों तरफ फैले हुए इंसानों के समुद्र को खंगालना शुरू कर दिया। पूरे 3 घंटे बाद वह सकीना सकीना पुकारता कैंप की खाक छानता रहा, मगर उसे अपनी जवान इकलौती बेटी का कोई पता ना मिला। चारों तरफ एक धांधली सी मची थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई माँ, कोई बीबी और कोई बेटी। सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और मस्तिष्क पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना उससे कब और कहाँ अलग हुई। लेकिन सोचते सोचते उसका दिमाग सकीना की माँ की लाश पर जम जाता है, जिसकी सारी अंतड़ियाँ बाहर निकली हुई थी। उससे आगे वह और कुछ ना सोच सका। सकीना की माँ मर चुकी थी। उसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने दम तोड़ा था, लेकिन सकीना कहाँ थी, जिसके विषय में माँ ने मरते हुए कहा था, मुझे छोड़ दो और सकीना को लेकर जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। सकीना उसके साथ ही थी। दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था। उसे उठाने के लिए उसने रुकना चाहा था। सकीना ने चिल्लाकर कहा था, अब्बा जी छोड़िए, लेकिन उसने दुपट्टा उठा लिया था। यह सोचते सोचते उसने अपने कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा और उसमें हाथ डालकर एक कपड़ा निकाला। सकीना का वही दुपट्टा था, लेकिन सकीना कहाँ थी? सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए दिमाग पर बहुत जोर दिया, मगर वह किसी नतीजे पर ना पहुँच सका। क्या वह सकीना को अपने साथ स्टेशन तक ले आया था? क्या वह उसके साथ ही गाड़ी में सवार थी? रास्ते में जब गाड़ी रोकी गई थी और दंगे करने वाले अंदर घुस आए थे, तो क्या वह बेहोश हो गया था जो वे सकीना को उठाकर ले गए? सिराजुद्दीन के दिमाग में सवाल ही सवाल थे, जवाब कोई भी नहीं था। उसको हमदर्दी की ज़रूरत थी, लेकिन चारों तरफ जितने भी इंसान फंसे हुए थे, सबको हमदर्दी की ज़रूरत थी। सिराजुद्दीन ने रोना चाहा, मगर आंखों ने उसकी मदद ना की। आंसू ना जाने कहाँ गायब हो गए थे। 6 रोज़ बाद जब होशवास किसी कदर दुरुस्त हुए तो सिराजुद्दीन उन लोगों से मिला जो उसकी मदद करने को तैयार थे। 8 नौजवान थे जिनके पास लाठियाँ थी, बंदूकें थी। सिराजुद्दीन ने उनको लाख लाख दुआएं दी और सकीना का हुलिया बताया। गोरा रंग है और बहुत खूबसूरत है। मुझ पर नहीं, अपनी माँ पर थी। उम्र 17 वर्ष के करीब है। आंखें बड़ी बड़ी, बाल काले, दाहिने गाल पर मोटा सा तिल। मेरी इकलौती लड़की है, ढूंढ लाओ, खुदा तुम्हारा भला करेगा। उन नौजवानों ने बड़े जज्बे के साथ बूढ़े सिराजुद्दीन को यकीन दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा हुई तो चंद ही दिनों में उसके पास होगी। 8 नौजवानों ने कोशिश की। जान हथेली पर रख कर वे अमृतसर गए। कई मर्दों और कई बच्चों को निकाल कर उन्होंने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। 10 रोज गुजर गए, मगर उन्हें सकीना ना मिली। एक रोज़ इसी सेवा के लिए लारी पर अमृतसर जा रहे थे कि सड़क के पास उन्हें एक लड़की दिखाई दी। लारी की आवाज़ सुनकर वह बिदकी और भागना शुरू कर दिया। उन्हीं 8 नौजवानों ने मोटर रोकी और सब के सब उसके पीछे भागे। एक खेत में उन्होंने लड़की को पकड़ लिया। देखा तो बहुत खूबसूरत थी। दाहिने गाल पर मोटा तिल था। एक लड़के ने उससे कहा, घबराओ नहीं, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? लड़की का रंग और भी पीला पड़ गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन
जब तमाम लड़कों ने उसे दम दिलासा दिया तो उसकी दहशत दूर हुई और उसने मान लिया कि वह सिराजुद्दीन की बेटी सकीना है। उन 8 नौजवानों ने हर तरह से सकीना की दिलजोई की। उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया और लारी में बिठा दिया। एक ने अपना कोट उतारकर उसे दे दिया, क्योंकि दुपट्टा ना होने के कारण वह बहुत उलझन महसूस कर रही थी और बार बार बाहों से अपने सीने को ढकने की कोशिश में लगी हुई थी। कई दिन गुजर गए। सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर ना मिली। वह दिन भर विभिन्न कैंपों और दफ्तरों के चक्कर काटता रहता, लेकिन कहीं भी उसकी बेटी का पता ना चला। रात को वह बहुत देर तक उन नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआएं मांगता रहता, जिन्होंने उसे यकीन दिलाया था कि अगर सकीना जिंदा हुई तो चंद दिनों में ही उसे ढूंढ निकालेंगे। एक रोज़ सिराजुद्दीन ने कैंप में उन नौजवानों को देखा। लारी में बैठे थे। सिराजुद्दीन भागा भागा उनके पास गया। लारी चलने ही वाली थी कि उसने पूछा, बेटा मेरी सकीना का पता चला? सब ने एक ही जवाब दिया, चल जाएगा चल जाएगा, और लारी चला दी। सिराजुद्दीन ने एक बार फिर उन नौजवानों की कामयाबी की दुआ मांगी और उसका जी किसी कदर हल्का हो गया। शाम को करीब कैंप में जहां सिराजुद्दीन बैठा था उसके पास ही कुछ गड़बड़ी सी हुई। 4 आदमी कुछ उठाकर ला रहे थे। उसने मालूम किया तो पता चला कि एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी। लोग उसे उठाकर लाए हैं। सिराजुद्दीन उनके पीछे हो लिया। लोगों ने लड़की को अस्पताल वालों को सौंप दिया और चले गए। कुछ देर सिराजुद्दीन ऐसे ही अस्पताल के बाहर गड़े हुए लकड़ी के खंबे के साथ लगकर खड़ा रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला गया। कमरे में कोई नहीं था। एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश पड़ी थी। सिराजुद्दीन छोटे छोटे कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा। कमरे में अचानक रोशनी हुई। सिराजुद्दीन ने लाश के पीले चेहरे पर चमकता हुआ तिल देखा और चिल्लाया, सकीना! डॉक्टर जिसने कमरे में रोशनी की थी ने सिराजुद्दीन से पूछा, क्या है? सिराजुद्दीन के हलक से सिर्फ इस कदर निकल सका, जी मैं इसका बाप हूँ। डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश की नब्ज टटोली और सिराजुद्दीन से कहा, खिड़की खोल दो। सकीना के मुर्दा जिस्म में हलचल हुई। बेजान हाथों से उसने नाड़ा खोला और सलवार नीचे सरका दी। बूढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया, जिंदा है मेरी बेटी, जिंदा है। डॉक्टर सिर से पैर तक पसीने पसीने हो गया। बेचारे सिराजुद्दीन को तो इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ। बस उसे तो इस बात की खुशी है कि उसकी बेटी मिल गई और वो ज़िंदा है। दोस्तों, इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। आप सुन रहे थे शहादत हसन मंटो की कहानी खोल दो। दोस्तों, ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।